Good morning, dear students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Welcome to the class. Is my screen is visible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will start our next topic. कंडीशनल प्रोपोजिशन. कोई बच्चा बता सकता है क्या होती है कंडीशनल प्रोपोजिशन? जैसे हमने कल पढ़ी थी प्रोपोजिशन, जो प्रीपोजिशन और प्रोपोजिशन हमारे पास क्या थी? कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, जिसका हम यस और नो, ट्रू और फॉल्स में हम इसका आंसर अगर बता सके तो. अब है तुम्हारे पास कंडीशनल प्रोपोजिशन. तो कंडीशनल क्या होगी तुम्हारे पास? इसमें तुम्हारे पास क्या होगी? कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी. अगर तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, उसके बेस पे हम दूसरी स्टेटमेंट को हम फॉल्स या ट्रू बोलेंगे. तो इस टाइप की हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है उसको हम कंडीशनल प्रोपोजिशन बोलते हैं. तो इस टाइप की फॉर्म को हम बोलते हैं इफ पी देन क्यू. ठीक है, अगर पी है देन क्यू. अगर पी है तो हमारे पास क्यू है. इसका मतलब जो पी है वो किसको इम्प्लाइज कर रहा है? स्टेटमेंट क्यू को. ठीक है, तो इस टाइप की स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट्स को कंडीशनल प्रोपोजिशन बोलते हैं. ठीक है, ओके. प्रेस कहाँ है? उस रूम में होगा, इसमें सब भी करो उसकी. ये. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होती है कंडीशनल प्रोपोजिशन. अब देखो बच्चों, इसमें जो पी है, जो पी स्टेटमेंट है, वो क्यू को क्या कर रही है? इम्प्लाइज कर रही है. जो पी स्टेटमेंट है उसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस. ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है? हाइपोथेसिस. ठीक है, और ये क्यू है तुम्हारे पास, ये क्या है? कंक्लूजन. ठीक है, अब पूरा जो हमें ट्रुथ टेबल है, पूरा एनालिसिस है, वो हम इस टाइप का ही करेंगे कि P इम्प्लाइज क्यू. ये कंडीशनल जो हमारे पास प्रोपोजिशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या रिजल्ट्स होंगे. ओके, तो P को हम बोलेंगे हाइपोथेसिस, Q को बोलेंगे कंक्लूजन. नाउ द रिजल्ट इज इट इज फॉल्स व्हेन. अगर अब तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट हो गई P इम्प्लाइज Q. ठीक है, तो क्या बोलता है? इट इज फॉल्स व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स. अगर तुम्हारे पास P स्टेटमेंट है वो तो तुम्हारे पास क्या हो? ट्रू हो. ठीक है, यानी हाइपोथेसिस ट्रू हो और जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाए तुम्हारे पास? फॉल्स हो जाए. तो उस केस में जो तुम्हारे पास P इम्प्लाइज Q है वो तुम्हारे पास क्या होगी? फॉल्स होगी. अदरवाइज तीनों के तीनों केस में अगर ये तुम्हारे पास फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो जाए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. और अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये अगर ट्रू हो जाए तो भी ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी P इम्प्लाइज क्यों हुई, ये तुम्हारे पास ट्रू होगी. ठीक है, और दूसरा तो है कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट P इम्प्लाइज के वो भी हमारे पास ट्रू होगी. ठीक है,
तो इस टाइप से तुम्हारे पास क्या बनेगा इसका, इस टाइप से इसका क्या बनेगा, ट्रुथ टेबल बनेगी। ठीक है, जैसे इसने एग्जांपल लिया हुआ है कि पी स्टेटमेंट है वो तो इसने ले ली 4 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, ये ले लिया इसने 4 इज ए प्राइम नंबर। क्यू इसने क्या ले लिया, आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तुमने दो स्टेटमेंट ले ली। अब पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, यानी अगर 4 एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है, इफ 4 इज ए प्राइम नंबर, ये रही तुम्हारे पास, देन आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसकी टेबल देखो बच्चों, पी इंप्लाइज क्यू की क्या टेबल बनेगी। अगर ये ट्रू बात है, वैसे तो गलत है, ये 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर पी है यानी हाइपोथेसिस है, वो तुम्हारे पास क्या है, फॉल्स है। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है तो इसके बाद जो क्यू कंक्लूजन है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोथेसिस ही आप गलत मान के चले हो। ठीक है, तो पहला बनेगा, अगर P और Q दोनों ट्रू है तो P implies Q ट्रू होगा। अगर P ट्रू है और Q हमारे पास क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फॉल्स होगा। सिर्फ ये केस है जिसमें तुम्हारे पास जो P implies Q स्टेटमेंट है वो तुम्हारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। अदरवाइज इन दोनों केस में भी तुम्हारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। इज दैट क्लियर? ओके, नो सर, रिपीट कर दो एक बार। P implies Q स्टेटमेंट, ठीक है, सिर्फ एक केस में फॉल्स होती है, अगर तुम्हारे पास हाइपोथेसिस जो तुम मान के चले हो वो तो तुम्हारे पास ट्रू हो और उससे जो कंक्लूजन है वो गलत आ जाए, ये सबसे खतरनाक है ना, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगी। और अगर तुम्हारे पास P है वो ट्रू हो, ठीक है, यानी हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो, ये तुम्हारे पास ट्रू हो, उसके बाद ये फॉल्स भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट में अगर ये ट्रू है तो तुम्हारे पास पहला आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगर जो तुम्हारे पास हाइपोथेसिस है पी, वो तुम्हारे पास क्या हो, फॉल्स हो। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन है, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो दोनों ही केस में जो पी इंप्लाइज के हुआ वो हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये इसकी क्या होती है, ट्रूथ टेबल होती है। ठीक है, यानी अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है और कंक्लूजन अगर फॉल्स और ट्रू हो तो भी हम पी इंप्लाइज के उस स्टेटमेंट को ट्रू ही बोलेंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इसकी ट्रुथ टेबल आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, यस सर। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो सिर्फ उसी केस में हम पी इंप्लाइज के को फॉल्स बोलेंगे, अदरवाइज ट्रू बोलेंगे। तो इसको एक लाइन में हम ऐसे बोल सकते हैं रिजल्ट को। ठीक है, इसी ओके तरह सर। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये ट्राई करोगे आप। नेक्स्ट है कि अगर तुम्हें इफ और देन स्टेटमेंट को, ठीक है, और की फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, और है, ठीक है, और को हमने कैसे लिखा था कल, इस तरह से, ठीक है, जिसका हम क्या नाम लेते थे, यूनियन। ज्वाइन भी बोलते थे, यूनियन भी है, ज्वाइन भी है। ठीक है, ओके, तो अगर तुम्हें यस पी सर। इंप्लाइज क्यू स्टेटमेंट को, ठीक है, और की फॉर्म में बोलना है तो पी इंप्लाइज क्यू स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होती है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, जब इसको क्या करें, ज्वाइन करें। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, पी इंप्लाइज क्यू की और के फॉर्म में नोटेशन फॉर्म। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे, कैसे, तो देखो इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब दोनों का ट्रुथ टेबल हमारे पास सेम हो। तो हमने यहाँ तो ट्रुथ टेबल बनाई पी इंप्लाइज क्यू की जो अभी मैंने बनाई है, और ये हमने कल बनाने सीखी थी। तो ये टेबल और ये टेबल दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों दोनों हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे सर ये ट्रूथ टेबल अगर पी से मैच कर जाती तो ये इक्विवेलेंट टू पी हो जाता। हाँ जी, बिल्कुल, ये करेंगे हम आगे। ठीक है, आज ही करने वाले हैं। अगर ये पी की इक्विवेलेंट हो जाती तो हम इसको पी की इक्विवेलेंट बोलते। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर हमें पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन बोलना है, ठीक है, तो पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन हमारे पास है, क्योंकि अभी हमने देखा है पी इंप्लाइज क्यू वो किसके इक्विवेलेंट है, नेगेशन ऑफ पी जॉइन क्यू। अब इसका नेगेशन है तो नेगेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी हमें इसका रिवर्स लिखना है, मतलब ऐसा नहीं है तो उसको हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, इसका नेगेशन यही होगा ना पी इंप्लाइज क्यू का, और ये इसके इक्विवेलेंट है तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ। तो इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? क्या बोल, क्या लिखा है मैंने, वैल्यू पुट कर दिया, आप ऐसे बोल दो, क्योंकि ये नंबर तो नहीं है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा पी का नेगेशन अलग, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन लॉ से रिवर्स हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू। और पी का नेगेशन दोबारा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, पी के पी इक्वल के सर। इक्वल हो जाएगा। और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, पी इंप्लाइज क्यू की नेगेशन। ठीक है, मैथमेटिकली। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. यानी पी अगेन नेगेशन, Yes, sir. ये तो हमने मैथमेटिकली लिख दिया। कोई बच्चा बोलेगा सर एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो इसका क्या मीनिंग होता है, पी एंड नॉट क्यू, यही मतलब होता है ना। ये तो है पी, इसका मतलब क्या होता है एंड, और इसका मतलब क्या होता है नॉट क्यू। तो ये हो जाएगा पी इंप्लाइज क्यू, इफ पी देन क्यू का नेगेशन, पी एंड नॉट क्यू। ठीक है, एग्जाम्पल करोगे ये ट्राई। नेक्स्ट बोलता है नेगेशन ऑफ ए इफ देन प्रोपोजिशन डज नॉट स्टार्ट विद वर्ड टी। इफ से स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ किससे स्टार्ट होगा, पी से, पी एंड नॉट क्यू। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारे पास कन्वर्स की। ठीक है, कि तुम्हारे पास अगर कन्वर्स लिखना है, अगर तुम्हारे पास P इंप्लाइज Q एक स्टेटमेंट है, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P। एक तो कन्वर्स होता है बच्चों, एक रिवर्स होता है, तो ये तुम्हारे पास कन्वर्स है। रिवर्स में हम बताएंगे, रिवर्स भी बताएंगे इसका। तो आ गया समझ में, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा इसका कन्वर्स। दूसरा क्या हो सकता है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा तुम्हारे पास इसका कि इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, इफ पी देन क्यू, इसका तुम्हारे पास कॉन्ट्रा लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, या सिंपल लैंग्वेज में इसका कॉन्ट्रा भी बोल देते हैं। तो वो होगा तुम्हारे पास इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, Yes, sir. और एक तुम्हारे पास लास्ट रह गया, वो तुम्हारे पास क्या है कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या होगा, इनवर्स, सॉरी इनवर्स क्या होगा, कन्वर्स पढ़ लिया हमने, कॉन्ट्रापोजिटिव पढ़ लिया। कन्वर्स क्या होगा तुम्हारा, इनवर्स क्या होगा, अगर तुम्हारे पास P इंप्लाइज Q एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इफ नॉट P देन नॉट Q। ठीक है, इफ नॉट P देन नॉट Q, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा। कन्वर्स में तो क्या है, इफ नॉट Q देन नॉट P, ये तो तुम्हारे पास कन्वर्स में है। ठीक है, ये रहा Q implies P, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इसका इनवर्स। इज दैट क्लियर। अब ये कुछ Yes, sir. एग्जांपल दे रखे Yes, हैं, sir. ये पर ट्राई करोगे। अब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे हमें कोई थ्योरम प्रूव करनी होती है मैथमेटिक्स में, तो हम उसका कन्वर्स पार्ट अगर सेम पैरेलल वे में चले तो हम ऐसे ऐसे साइन बनाते हैं, है ना। ये देखे होंगे Yes, तुमने sir. ग्रेजुएशन में। तो इन इन स्टेटमेंट को बच्चों क्या बोलते हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होती है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी अगर P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है, और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का हमारे पास साइन ये होता है, यानी P है तो Q है, और Q है तो P है। ठीक है, Yes, sir. If I don't. then this type of proposition compound proposition is called as biconditional statement। ठीक है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी P है वो Q को इम्प्लाइज कर रहा है, और Q है वो P को इम्प्लाइज कर रहा है। नाउ कम टू द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल पे आते हैं, ये तुम्हारे पास P हो गया यहाँ पे, ये तुम्हारे पास Q हो गया। तो अगर P और Q दोनों के दोनों ट्रू है, तो ये तुम्हारे पास ट्रू होगा। ठीक है, देखो P और Q है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गई, और एक Q और Q इंप्लाइज P है, इन दोनों को कंबाइन करके तुमने क्या बना दिया, P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज Q। ठीक है, और हमने P इंप्लाइज Q की स्टेटमेंट अभी पढ़ी है कि अगर हाइपोथेसिस अगर ट्रू हो, कंक्लूजन अगर फॉल्स हो जाए, तो उस केस में हमारे पास जो स्टेटमेंट है इम्प्लीकेशन की, वो हमारे पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। उसी बेस पे इसका हमने क्या बना दिया, डायग्राम, वो ट्रुथ टेबल बना दी, कि अगर दोनों के दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू होगी, और ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ओके। Yes, sir. और बीच वाली जो रहती है, अगर P ट्रू है और ये फॉल्स है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। और False. अब की बार जो Q है वो भी एक हाइपोथेसिस है ना। तो अगर ये ट्रू है Yes, और sir. ये फॉल्स हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इसकी ट्रुथ टेबल आ जाएगी। इज दैट क्लियर। Yes. Yes, sir. नाउ अब जैसे हमने पीछे में लिखा था, अब ज्वाइन की फॉर्म में लिखना हो तुमने इसको, इफ P and Q are proposition, then P implies Q implies P can be equivalent to P implies Q, और meet Q Meet. implies P। ठीक है, Yes, तो sir. ये Q तुम्हारे पास implies. क्या होती है, इसके इक्विवेलेंट होती है। कैसे होती है इक्विवेलेंट, कोई भी हमें दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट दिखानी हो, शो करनी Truth हो, table same. यस, उसकी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और वहां से हमारे पास उसका कंक्लूजन आ जाएगा। इज दैट क्लियर। Yes, sir. ट्रुथ टेबल किसी को नहीं Yes, बनानी sir. आती तो वो मुझसे पूछ सकता है, ट्रुथ टेबल बनानी आ गई ना, कल हमने सीखी थी। ओके, Yes, sir. तो ये इक्विवेलेंट होता है, ये आप दिखा सकते हो इसको आसानी से। नाउ आर्ग्यूमेंट। अब देखो बच्चों, अब कुछ कंक्लूजन हम यहाँ से लिख सकते हैं, डेफिनेशन भी इसमें बोल सकते हैं। एन आर्गुमेंट इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट
ऑल स्टेटमेंट बट द फाइनल वन आर कॉल्ड प्रीमिस। अब पूरा जो हम करेंगे एनालिसिस इसी के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। थ्योरम पढ़ते हैं ना, थ्योरम जैसे ये थ्योरम हो गई, ठीक है। थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, एक कंडीशन दे देंगे इफ दिस, सेकंड इफ दिस, देन दिस, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है ना बच्चों। मैथमेटिक्स में ऐसे ही करते हैं ना हम। यस सर। ये लगा लो तुम, जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो तुम्हारे पास थ्योरम होती है वो कैसे प्रूव करी जाती है, किस तरह से नहीं करी जाती है, तो वो सब हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट हम ये जो हमने लिया है ना, ये अगर तुम्हारे पास ये एक फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, देन दिस, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। और लास्ट में जो कंक्लूजन आता है तो हम ऐसे 3 डॉट लगा के देयरफॉर करके और हम यहाँ पे ये कंक्लूजन लिख देते हैं, ठीक है। ये तो पता ही होगा सभी यस को, सर। या डेफिनेशन यस सर। क्लियर करने की जरूरत नहीं है। जो फाइनल स्टेटमेंट होती है उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, और जो ऊपर हमें जो कंडीशन गिवन है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ अब इसकी लॉजिकल फॉर्म पढ़ेंगे हम, ठीक है। लॉजिकल फॉर्म एंड आर्गुमेंट, ये तो हमने बता दिया, डेफिनेशन तो सभी को ही पता है। लॉजिकल फॉर्म क्या होगी, लॉजिकल फॉर्म होगी कि अगर तुम्हारे पास पी क्यू कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे ये ले लिया हमने, आर्गुमेंट ले लिया, इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन, यानी पी है अगर वो क्यू को इम्प्लाइज कर रहा है, और क्यू है वो आर को इम्प्लाइज कर रहा है, तो यहां से देखो ये जो है ये आर्गुमेंट है, ये है, ये भी आर्गुमेंट है, तो तुम यहां से क्या कंक्लूजन निकालोगे बच्चों मैथमेटिकली, P implies R. P implies R, तो ये तुम्हारे पास क्या होगी, कंक्लूजन। तो लिखने का तरीका ये है, देखो इसको हम सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, इसको सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कंक्लूजन पार्ट। एग्जांपल ले रखा है इसने कि इफ ए मैन इज ए बैचलर ही इज अनहैप्पी, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। इफ ए मैन इज अनहैप्पी ही डाइज यंग, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, इनका रिलेशन, कि जो बैचलर है वो Dies. डाई यंग, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया पी, ये तुम्हारे पास हो गया क्यू, ये तुम्हारे पास हो गया आर, ठीक है। Yes sir. अब आ जाओ कि कोई भी आर्गुमेंट वैलिड कब होता है, ठीक है। ऐसे तो नहीं है हम आर्गुमेंट हमने मान लिए ये और यहां से हम कंक्लूजन पे पहुंच गए, ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे हम। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी वैलिडिटी। एन आर्गुमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ द कंक्लूजन इज ट्रू व्हेनेवर ऑल द, जो हमारे पास ये पी हमने ले लिया, मान लो पी स्टेटमेंट ले ली, क्यू स्टेटमेंट ले ली, आर्गुमेंट ले ली, और उसके बाद तुम्हारे पास जो आर्गुमेंट है उसको हम प्रीमिसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी सारी ट्रू हो, ठीक है, और तुम्हारे पास जो आंसर है, तुम्हारे पास जो कंक्लूजन है वो भी तुम्हारे पास ट्रू हो, तो उस आर्गुमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैलिड, ठीक है। Yes sir. और अगर कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है यानी नॉट ट्रू है, तो उसको हम बोलते हैं फैलेसी, ठीक है। या invalid. Yes sir. ठीक है, या इनवैलिड नहीं है। अब किसी भी आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, उसके लिए हमारे पास वर्किंग स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रीमिस, जो जो उसने मानना हुआ है, हाइपोथेसिस हम इसको बोलते हैं। पहले तो वो करो और फिर कंक्लूजन क्या क्या है, यानी ये तुम्हें गिवन है और ये तुम्हारे पास कंक्लूजन है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट में क्या है, फिर हम कंस्ट्रक्ट ए ट्रूथ टेबल शोविंग दैट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ऑल द प्रीमिसेस आर कंक्लूजन, ठीक है। हम प्रीमिसेस की जो हमें कंडीशन गिवन है और कंक्लूजन की जो हमें गिवन है, ठीक है, उन सभी की हम क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है, जैसे इसने बना रखी है ये। ओके, थर्ड स्टेप में क्या है, फाइंड द रो। ऐसी हमें रो फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास जो ऑल एंट्रीज है वो तुम्हारे पास क्या हो, ट्रू हो, यानी जो प्रीमिसेस है वो भी ट्रू हो और कंक्लूजन है वो भी ट्रू हो। अगर तुम्हें एक ऐसी रो मिल जाती है, ठीक है, इन ईच क्रिटिकल रो डिटरमाइन वेदर द कंक्लूजन ऑफ द Critical row आर्गुमेंट इज, means sir. क्रिटिकल रो मीन्स वो रो होती है जिसमें प्रीमिसेस है उसकी सारी एंट्रीज ट्रू हो, और जो कंक्लूजन है उसकी भी सारी एंट्रीज ट्रू हो। देखिए देखिए एग्जांपल नंबर 4.4.26। पहले देखो जो पहली रो है, पी में ट्रू, क्यू में ट्रू, पी में ट्रू, फिर पी इंप्लाइज क्यू भी ट्रू और कंक्लूजन भी ट्रू, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, क्रिटिकल रो हो जाएगी बच्चे, ठीक है। Okay sir. और अगर Okay. तुम्हारे पास अगर ऐसी रो तुम्हें मिल जाती है तो उस आर्गुमेंट को हम वैलिड आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ गया समझ में, क्रिटिकल रो किसके बोलेंगे,
कंक्लूजन Yes, भी sir. और प्रीमिसेस भी, अगर सारे के सारे Yes, sir. ट्रू हो। नेक्स्ट स्टेप है इन ईच क्रिटिकल रो डिटरमाइन वेदर द कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट इज आल्सो ट्रू, वो तो हम देखेंगे। इफ, अब यहां से क्या आ जाएगा, इफ इन ईच क्रिटिकल रो द कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू द आर्गुमेंट फॉर्म इज वैलिड, और अगर ऐसा नहीं है, इफ देयर इज एटलीस्ट वन क्रिटिकल रो इन विच कंक्लूजन इज फॉल्स द आर्गुमेंट इज इनवैलिड, और इनवैलिड का दूसरा नाम क्या है बच्चों, फैलेसी। ठीक है, Fallacy. क्लियर है, जैसे ये एग्जांपल किया हमने। कुछ बच्चे ये एग्जांपल किया हमने, एक पी स्टेटमेंट दे दी, पी इंप्लाइज क्यू की स्टेटमेंट दे दी, और उसके बाद बोलता है क्यू, कंक्लूजन भी क्यू आ गया। ठीक है, पी ले लिया हमने, क्यू ले लिया, इनकी पॉसिबिलिटी ले ली, उसके बाद पी और क्यू ये तुम्हारे पास प्रीमिसेस है। कोई बच्चा बोल सकता है जब पी हमने यहाँ पे लिख दिया था तो पी यहाँ पे दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या है बच्चों, प्रीमिसेस है। ठीक है बच्चों, पी इंप्लाइज क्यू की आज ही हमने ट्रूथ टेबल बनानी सीखी है, और उसके बाद कंक्लूजन की स्टेटमेंट बना ली हमने, ये क्यू है उसको दोबारा लिख दिया। अब देखो बच्चों, जो पहली है तुम्हारे पास सर, वो, हाँ जी, जैसे परमिसिव और ये जब पी क्यू पॉसिबिलिटी लिखी गई, इनको बार बार लिखना क्या जरूरी है सर? जैसे हमने क्यू लिखा है, पी लिखा है, ये हर बार लिखना क्या पॉसिबिलिटी कंपल्सरी है है? ना, जैसे पॉसिबिलिटी सारी लिखेंगे हम। अगर जरूरी नहीं है, कोई भी चीज जरूरी नहीं है दोबारा लिखने की, समझाने के लिए इसने परमिसेस की अलग टेबल बना दी और कंक्लूजन की अलग टेबल बना दी। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसा ही करोगे। ठीक है, ओके सर। ओके, सारी पॉसिबिलिटी तो हमें लिखनी ही पड़ेगी यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये क्रिटिकल रो, ये तुम्हारे पास फर्स्ट रो क्या है, क्रिटिकल रो। इन द फर्स्ट रो ऑल द premises आर ट्रू, देयरफॉर द फर्स्ट रो इज क्रिटिकल रो, द कंक्लूजन क्रिटिकल रो इज आल्सो ट्रू। ये तुम्हारे पास ट्रू है, तो तुम्हारे पास जो आर्गुमेंट ये इसने दिया होता है पूरा का पूरा आर्गुमेंट, ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप यस के सर। देखो हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे साथ के साथ, और इनका बेसिक लॉ भी होता है, ये तुम्हारे पास होता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, इसका रिवर्स यस है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, P इंप्लाइज Q, P, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कंक्लूजन Q। बना लोगे सेम? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है द फैक्ट दैट द आर्गुमेंट फॉर्म इज वैलिड इज कॉल्ड मोडस पोनस, और अगर तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारे पास है मेथड ऑफ अफर्मिंग, ये ट्रूथ टेबल बना के हम इसको बोलते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन आप इसको कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं है तो इसको बोलते हैं मॉडल टोन्स। ठीक है, नेक्स्ट सर रूल, हाँ जी बोलो। सर, हाँ जिसमें जी, आर्गुमेंट फॉर्म वैलिड होती है उसी को डिटैचमेंट ला बोला जाता है ना? नहीं बच्चे, आर्गुमेंट इस फॉर्म का हो उसको हम डिटैचमेंट बोलेंगे, जो सिर्फ एक जो हमने आज किया है सिर्फ उसी फॉर्म का, उसी को हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट बोलते हैं। ठीक मतलब है, पी इंप्लाइज क्यू और क्यू हाँ हाँ हाँ, इस टाइप का हो तो बोल। यस, वो पार्टिकुलर केस अगर इस टाइप का हो तो उसको हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट बोलते हैं, सभी को ओके नहीं सर। बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास लॉ ऑफ इन्फरेंस, ये होगा, ये वही है अभी हमने बताया था कि अगर तुम्हारे पास P है वो Q को इम्प्लाइज करता है, Q है वो R को इम्प्लाइज करता है, तो P किसको इम्प्लाइज करेगा, R को। ठीक है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ इन्फरेंस। ट्रूथ टेबल अब इसकी कैसे बनाएंगे, ट्रूथ टेबल इसकी ये होगी तुम्हारे पास। ठीक है, यानी P है वो Q को इम्प्लाइज करता है, और इसका तुमने मीट कलेक्ट किया Q इम्प्लाइज R, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, P इम्प्लाइज R, और ये इसकी क्या होगी बच्चों, ट्रूथ टेबल, और इसमें चार तुम्हारे पास क्या आएंगी, क्रिटिकल रोज आएंगी। कर लोगे इसको, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ओके, अगर तुम्हें P इम्प्लाइज Q का पता है, P इम्प्लाइज Q, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो वहां से बना सकते हो ना इसकी। ठीक है, एनी डाउट? ये यस सर। ये एग्जाम्पल है, इनको आप ट्राई करोगे, सारे भी कर सकते हो या फिर कुछ स्किप भी कर सकते हो, आप जो सेम सेम है उनको स्किप कर सकते हो। ठीक है, कुछ में ट्रूथ टेबल बनानी है, कुछ में इक्विवेलेंट दिखानी है, तो ये सब आप करोगे।
नेक्स्ट है तुम्हारे पास कॉन्ट्राडिक्शन रूल। कॉन्ट्राडिक्शन रूल क्या होता है पता है किसी को? कोई थ्योरम बहुत बार हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन रूल से, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी होगी। कोई थ्योरम जिसमें हाइपोथेसिस दी हुई सर, उसके कंट्रापोजिटिव आ जाए उसका, फिर तो वो पोजीशन जो हमारी पहले उसको ट्रू मानते हैं फिर प्रूव करते हैं कि वो ट्रू नहीं है, तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन। यस ऐसे प्रूव करते हैं ना। सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है कि भाई ऐसा कंक्लूजन है, कंक्लूजन को हम रोंग मान लेते हैं ना, फॉल्स मान लेते हैं। फॉल्स मान के तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन आने के बाद हम बोल देंगे कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड हेंस जो हमने मानना था वो तुम्हारे पास क्या है? गलत है, फॉल्स है। और दैट्स वाई हमारे पास जो रिजल्ट है वो ट्रू है ना। मैथ्स में हम एमएससी में तो आप बहुत करते हो अलजेब्रा में, ठीक है, मॉडर्न उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, टोपोलॉजी में तो बहुत ही यूज होता है। टोपोलॉजी में तो मोस्टली थ्योरम ऐसे यूज करते हैं, हम प्रूफ करते हैं, उसको मान के चलेंगे कि वो ऐसा नहीं है जो रिजल्ट है। तो यानी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? पी स्टेटमेंट है उसका रिवर्स लेके मतलब उसका नेगेशन लेके चल रहे हो, ठीक है। यानी तुमने ले लिया पी, कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है, तुमने लिया इसका नेगेशन कि ऐसा नहीं है, और तुम कंक्लूजन पे आ गई कॉन्ट्राडिक्शन पे, एंड दिस इंप्लाइज दैट ये तुम्हारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? देयरफॉर पी, है ना, देयरफॉर पी क्या है हमारे पास? ट्रू है। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन रूल। ओके, तो अभी जितना हमने किया है यहाँ पे, उनको अगर एक लाइन की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा तुम्हारे पास आर्गुमेंट है तो उसको हम बोलते हैं मोडस पोनस। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई आर्गुमेंट है उसको बोलते हैं मॉडल टोनस। और ये हमने आज किया है, ठीक है। अगर इस टाइप के हो तुम्हारे पास तो उसको बोलते हैं डिसजंक्शन एडिशन। ये वो है बच्चों जो मैंने छुड़वा दी है एग्जाम्पल, ठीक है, 5 6 7। ओके बच्चों, यस सर। इनका कुछ नेम है, रूल है, तो इनको आप याद रखोगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्वांटिफायर्स। So far, we have studied the compound statement which were made of simple statements joined by these symbol. That study cannot be used to determine validity of the majority of the everyday and mathematical situation. For example, the argument, अगर देखो ये तो तुमने मान लिया कि तुम्हारे पास ऐसा है, अब तुम्हारे पास देखो रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते, इस टाइप के आते हैं ना, ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल टीचर आर मैन, दिस इंप्लाइज दैट ऑल टीचर आर मोर्टल, है ना। यस सर। तो ये इंट्यूटिवली क्या होते हैं हमारे पास? करेक्ट होते हैं। हमें नहीं पता ये क्या, अब कुछ भी रीजनिंग में तो कुछ भी दिया हुआ है कि ऑल मैन आर दिस, ऑल दिस एंड दिस, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर पी इम्प्लाइज आर, इस टाइप के तुम्हारे पास होती है। तो इनको हम यूज करेंगे, इनको हम इनकी वैलिडिटी देखेंगे। वो कैसे देखेंगे? वो हम देखो, जो तुम्हारे पास गिवन हो इम्प्लीकेशन को, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट कैलकुलस। द सिंबॉलिकल एनालिसिस ऑफ द प्रेडिकेट्स एंड quantified statement is called predicate calculus, whereas the symbolical analysis of ordinary compound statement is called the statement calculus or propositional calculus। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली आप इनको स्किप कर सकते हो और क्वांटिफाई के डेफिनेशन पे आ सकते हो। ये है, ये देखो बच्चों, रीजनिंग के क्वेश्चन करते हो ना, तो द वर्ड दैट रेफर टू द क्वांटिटीज सच एज ऑल और सम आर टेल हाउ मेनी एलिमेंट इन गिवन प्रेडिक्ट इज टू इज कॉल्ड क्वांटिफायर। तो अगर तुम्हारे पास ये सिंबल आ जाए ऑल, ठीक है, सम, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं बच्चों? कोई बच्चा बता सकता है ऑल को कैसे लिखते हैं? ये बी बना के सर। यस, फॉर ऑल को हम लिखते हैं उल्टा है ऐसे, है ना। और फॉर सम को बोलते हैं, फिर देयर एग्जिस्ट हम बोलते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अब इनका एनालिसिस sir। पढ़ेंगे कि मैथ्स में इनका क्या यूज है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अगर किसी स्टेटमेंट में या सर इसमें प्रेडिकेट वर्ड यूज हुआ। प्रेडिकेट मींस प्रेडिकेट्स कोई भी हो सकता है बच्चों, कोई भी कैलकुलस। जैसे में ये गिवन डेटा नहीं होता कि ऑल दिस एंड दिस आर दिस, फिर दिस एंड दिस आर दिस, तो उन सारी स्टेटमेंट को, एनालिसिस को हम प्रेडिकेट्स बोलते हैं, है ना। कंक्लूजन नहीं आता, फिर हमें रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे अभी दी थी ऑल मैन आर पोर्टल, इस टाइप से
तो वो तुम्हारे पास अजम्पशन है, वो ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हम कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन अगर ठीक है तो हम बोलेंगे प्रेडिकेट्स आर ट्रू। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है अब फॉर ऑल स्टेटमेंट, फॉर ऑल के लिए हम साइन यूज करेंगे ये। ठीक है, ये तुम्हारे पास होगा फॉर ऑल, और फॉर सम के लिए या देयर एग्जिस्ट के लिए हम इसका यूज करेंगे। ये तो तुम्हें पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास जो फॉर ऑल है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जैसे मैंने बोल दिया ऑल मैन आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑल मैन आर स्ट्रॉन्ग, देखो बच्चों ये मैंने बोल दिया ऑल मैन आर स्ट्रॉन्ग, तो ये एक प्रेडिकेट्स है। क्या ये ऑलवेज ट्रू है? लेकिन हम मान के चले हैं ना ये ऐसा, तो यही तुम्हारे Yes, पास, यही तुम्हारे पास प्रेडिकेट्स में होता है। तो प्रेडिकेट्स। इसको हमने मैथमेटिकली लिखना है, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस एक्स इज स्ट्रॉन्ग। ये तो तुम्हारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में है, और ये जो लिखा है तुम्हारे पास ये किसकी फॉर्म में है? मैथमेटिकली। ठीक है, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। कोई भी सेट, जैसे हम सेट नहीं बोलते, एक तो हम स्टेटमेंट, ये कोई भी सेट लिखा है मैंने, एक तो हम ऐसे बोल दें कि ये तुम्हारे पास है, एक हम सिंपल ये बोल दें कि स्टेटमेंट की फॉर्म में ये हो गया ऑल इंटीजर। ठीक है, लेस देन 10, एक तो मैंने बोल दिया, एक ये बोले, बस इसी की फॉर्म में है, ये मैंने बोल दिया स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेडिकेट्स, और ये तुम्हारे पास क्या है? मैथमेटिकली। पता ही है सभी को? एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास लेट पी एक्स बी ए प्रेडिकेट एंड डी विद द डोमेन ऑफ एक्स, स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी पी एक्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अभी मैंने बताया था, जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर को अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलोगे तो वो जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? यूनिवर्सल स्टेटमेंट। यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी, और पी एक्स कोई भी अगर तुम्हारे पास सेट है, कुछ भी है, जैसे हम आगे एग्जांपल लेंगे पावर सेट का पी को, तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। यस सर। और देखो बच्चों, तुम्हें मैथ्स में या टीजीटी पीजीटी कुछ भी रीजनिंग का क्वेश्चन करते हो तुम, तो मैथ्स का बोला मैंने सिर्फ, ठीक है, रीजनिंग का भी बोल सकते हैं बच्चों। तुमने कोई कोई स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, मान लो उसका थर्ड ऑप्शन ये है, कोई भी क्वेश्चन है और उसका थर्ड ऑप्शन ये है कि फॉर ऑल दिस। ठीक है, और तुमने ना एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जो इस जो ये मैंने लाइन खींची है, इसको ट्रू नहीं, इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो थर्ड ऑप्शन को आप कट कर देते हो ना। यस सर। उस एग्जांपल को क्या बोलते हो? काउंटर एग्जाम्पल। यस, दिस इज द Counter. डेफिनेशन ऑफ काउंटर एग्जांपल। तो ए वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी एक के बाद तुम्हारे पास दो हो, तीन हो, हजार हो, तो सारे के सारे तुम्हारे पास काउंटर एग्जांपल होंगे फॉर ऑल के लिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटर एग्जांपल। ठीक है, यस सर। ये एग्जांपल दिया हुआ है, सेम एज इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास देयर एग्जिस्ट, मैंने बोल दिया देयर एग्जिस्ट का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, दिस इज द साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट। ठीक है, यस सर। अब देयर एग्जिस्ट है, अगर इस टाइप का अगर तुम्हें स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाए तो उसको बोलते हैं हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन आ जाए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो और उसके ऑप्शन में ये आ जाए, मान लो सेकंड ऑप्शन ये है कि देयर एग्जिस्ट दिस, तो बच्चों बताओ इसके लिए तुम कितने एग्जांपल ढूंढोगे? एक ढूंढोगे, दो ढूंढोगे, या हजार ढूंढोगे? सिर्फ एक मिल जाए सर, बस वही यस, बोल। अगर सिर्फ एक मिल जाए तो वो तुम्हारे पास क्या होगा? ऑप्शन ट्रू होगा, है ना। यस सर। तो देयर एग्जिस्ट के लिए अगर तुम्हारे पास एक मिल जाए तो ऑप्शन ट्रू होगा। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम तो है इसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लेकिन मैं खुद नेट की क्लास पढ़ाता हूँ तो बच्चों को सब्जेक्ट आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये ऑप्शन टिक करना है या रॉन्ग नहीं करना है। तो बेसिक नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स के लॉजिकल लॉजिक तो पता हो। क्या होता है टीजीटी पीजीटी में इन्हीं को सिली मिस्टेक बोलते हैं। बच्चा बोलता है ना कि मेरा सिली मिस्टेक से ये गलत हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं विच इज नॉट ट्रू, बहुत बार पूछा जाता है ना टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, नॉट ट्रू, यानी उसने नेगेशन पूछ रखी है ना, है ना। यस सर। तो लॉजिक नहीं अगर पता है तो उसका बहुत लॉस होता है। तो लेक ऑफ लॉजिक के कारण भी हमारे पास जो पेपर है वो रह जाता है सिली मिस्टेक से, इन्हीं को बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कोई भी स्टेटमेंट में इनका क्या मतलब है, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट एंड अप टू सो ऑन। क्लियर है?
यस और सर। अगर तुम्हारे पास किसी स्टेटमेंट में देर एग्जिस्ट आ जाए तो उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्वांटिफाई। क्वांटिफायर नहीं, एग्जिस्टेंस स्टेटमेंट। ठीक है। एक्सटेंसियल क्वांटिफायर है सर। हाँ हाँ, इस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में कर ले बच्चे तो उसको बोलते हैं हम एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट। ये बोला है मैंने। ठीक है, ओके सर। एग्जाम्पल आप ट्राई करोगे। ये डेफिनेशन है या फिर इसको हम बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, ये हमने ऊपर कर लिया। कंडीशनल है, इफ पी देन क्यू एक्स, तो ये तुम्हारे पास कुछ डेफिनेशन है, इनको आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल मोडस पोनस। ठीक है, तो देखो अभी तक तो तुमने स्टेटमेंट की फॉर्म में किया है, और अगर तुम्हारे पास ये फॉर ऑल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट इसकी फॉर्म में आ जाए तो उनको हम ऐसे लिखेंगे, फॉर्मल वर्जन, इनफॉर्मल वर्जन। कर सकते हो ना इनको? ये उन्हीं की सेकंड फॉर्म है, इसकी फॉर ऑल की फॉर्म में और इसकी फॉर्म में। ये देखो बच्चों, ऐसे यूज करते हैं हम, यूज ऑफ डायग्राम्स फॉर द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। ये किस किस को आता है? बच्चे माइक ऑफ कर लो जिसका ऑन है। देखो बच्चों, ये है तुम्हारे पास, ऑल ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, ज्यूज आर मोर्टल। इन ये पता है ना कैसे करते हैं इनको? Yes, sir. यस फर्स्ट सर। का सेकंड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये इनके डायग्राम होते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कि मोर्टल में ये तुम्हारे पास सारे मोर्टल है। ठीक है, और इनके अंदर ह्यूमन, ये तो ये तुम्हारे पास हो गया फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड फॉल बोलता है कि ये हमारे पास है मोर्टल है, तो उसका तुम्हारे पास, क्योंकि इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और ये पूरी की पूरी तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी? प्रेडिकेट्स। ओके, और इसी के, यस ये सर। तो सिर्फ प्रेडिकेट्स है, कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है इसने। कंक्लूजन अगर कुछ दे देता तो उसको हम बोल देंगे ट्रू है नहीं है, तो वो डायग्राम से देखते हैं हम। ऐसे तो बहुत कंफ्यूजिंग है ना ये बिना डायग्राम के तो। ठीक है, जैसे ये देखो एग्जांपल नंबर 4.8.1, इस टाइप के क्वेश्चनिंग आते हैं रीजनिंग में। ऑल मैन आर स्ट्रॉन्ग, रितु इज स्ट्रॉन्ग। रितु तो नहीं है कोई क्लास में, देन रितु इज ए मैन। अब देखो बच्चों, क्या एक्चुअली में ट्रू थोड़े ही है ये? एक्चुअली में है नो थोड़े सर। होता है, तो इसलिए हम इसको प्रेडिकेट्स बोलते हैं। अब क्या होता है, उसने दो हाइपोथेसिस दिए हुए हैं, आर्गुमेंट दिए हुए हैं कि ऑल मैन आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, और उनके अंदर मैन आ गई। नेक्स्ट में बोलता है रितु इज स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसके अंदर रितु भी आ गई, तो क्या यहाँ से हम कंक्लूजन बोल सकते हैं कि रितु इज ए मैन? बताओ नो सर। नो सर। क्यों? नो सर। क्यों? अरे एक्चुअली में ट्रू है नहीं है वो छोड़ो, रितु इज ए मैन एक्चुअली में ट्रू है, रियल लाइफ में ट्रू है नहीं वो छोड़ो। क्या इन स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आ सकता है, नहीं आ सकता? हो सकता है सर, क्या पता रितु लड़की का नाम है। हो सकता है, बिल्कुल। अकॉर्डिंग हो सकता है सर ये। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम मैथमेटिकली चले तो मैथमेटिकली ये क्या होगा? ट्रू होगा, है ना? यस सर। तो ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड होगा। तो ये डायग्राम से हम ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, तो दो यस सर। पॉसिबिलिटी है इसकी। ये सेकंड वाला डायग्राम फिर सर। सेकंड देखो, ये सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, और स्ट्रॉन्ग पर्सन के सारे मैन तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये मैन है, तो सारे मैन स्ट्रॉन्ग है, तो ये तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये तुम्हारे पास मैन है। उसने ये थोड़े बोला कि वुमन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये नहीं बोला ना उसने। तो नो सर। मैथमेटिक्स में जितना बोला गया हो उसका उतना ही मीनिंग हमें निकालना होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में
जितना हमसे हमसे कहा गया हो हम उतना ही बोलते हैं। उसका उसका रिवर्स पार्ट के लिए हमने ये नहीं बोलते। जैसे कोई भी तुम्हारे पास मान लो रिजल्ट है, ठीक है? कोई भी तुम्हारे पास रिजल्ट है और वो x इज इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है। उसने सिर्फ ये बोल दिया इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0। तो भैया आप x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 के लिए कुछ नहीं बोलोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है? यस सर। कई बार क्या होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, मान लो वो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, r मतलब समझते हो ना ये क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर। इसके लिए कोई भी रिजल्ट ट्रू है, लेकिन ना वो चालाकी करेगा, वो फर्स्ट ऑप्शन में ये बोल देगा कि दिस इज रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n। n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो इस टाइप के जो हमारे पास होते हैं ये यहाँ पे यूज होती हैं लॉजिक। तो बताओ फर्स्ट ऑप्शन फिर ट्रू होगा या नहीं होगा? हो जाएगा अगर रियल पे होगा सर, रियल पे ट्रू है तो नेचुरल पे हो जाएगा। हाँ, तो ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक्चुअली में भी हम यूज करते हैं नेट गेट जो भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट पोर्शन था किसका? यूनिट 2 का, ठीक है? एनी डाउट? नो सर। अब इन्हीं का यूज करके हम नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे जिसको हम बोलते हैं लैटिस, ठीक है? पता है किसी को क्या होता है लैटिस? एक तो वो होता है दो बाइनरी ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करते हैं सर, जिसके पास लिस्ट अपर बाउंड हो गया। यस, एक ऑपरेशन बोलेंगे इसको। बच्चे जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लो। लैटिस क्या होता है? लैटिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एन ऑर्डर सेट, ठीक है, विद टू बाइनरी ऑपरेशन। और जो हम विद टू बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, ये और कुछ नहीं है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, जॉइन और दूसरा क्या था? मीट, ठीक है? मीट सर। उन्हीं की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? लैटिस। लैटिस स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन, ठीक है? तो उसको हम लैटिस बोलते हैं। तो अब देखो एक जनरल हमने डिफाइन कर दिया कि लैटिस के अंदर हमारे पास ये दो ऑपरेशन किस किस टाइप से होंगे। लैटिस है तो जो सेट है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, ठीक है? और जो हम सिंबल लेके चलेंगे वो ऐसे लेके चलेंगे, पार्शियल ऑर्डर है ये इस टाइप का एल, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। अब इसमें जो दो ऑपरेशन लेके चलेंगे, एक तो हम बोलेंगे टू एलिमेंट हैज ए लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, जिसको हम अब नेक्स्ट जाके यूनियन बोलेंगे या फिर इसको हम ज्वाइन बोलेंगे। और दूसरा तुम्हारे पास क्या है ऑपरेशन? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे? मीट बोलेंगे, ठीक है? या ज्वाइन को हम ए और बी का सम भी बोल सकते हैं और मीट को हम ए और बी का प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर इस टाइप के तुम्हारे पास अगर ऑपरेशन है तो उसको हम बोलते हैं लैटिस, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है, ये नोटेशन है, ठीक है? मैंने बोल दिया कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कोमा बी, ये दो एलिमेंट ले लिए तुमने सेट एल से, ठीक है? तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए यूनियन बी इससे, ठीक है? सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इसका, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए मीट बी, इसको बोलते हैं हम ज्वाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मीट, ठीक है बच्चों? यस सर। अब कुछ बुक्स में इस मीट की जगह तुम्हारे पास ऐसा भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड में, जहां पर तुम्हारे पास ये साइन है इसकी जगह ऐसा भी लिखा हुआ होगा, या फिर इसकी जगह सिंपल प्लस भी लिखा हुआ होगा, या फिर इसकी जगह जो हम सिंपल सेट थ्योरी में लेके चलते हैं यूनियन, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है? सिमिलरली मीट में भी तुम्हारे पास इसकी जगह स्टार भी लिखा हुआ होगा कहीं पे, बाइनरी ऑपरेशन में होता है ना जब हम तुम मॉडल वगैरह पढ़ते हो, और इसकी जगह एक डॉट भी लिखा हुआ हो सकता है, इसकी जगह सिंपल सेट थ्योरी में लेते हैं इंटरसेक्शन, वो भी हो सकता है, ठीक है? तो thus lattice is a mathematical structure with two binary operation, list upper bound and greatest lower bound, ठीक है? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है तुमने लेट ए बी द सेट, ए बी द एनी सेट एंड पी ऑफ ए इज बी इट्स पावर सेट द पार्शियली ऑर्डर सेट। अब एल है इसमें, एल की जगह क्या ले लिया इसने? पी ऑफ ए, पावर सेट। पावर सेट बनाना आता है? यस सर।
ये तुम्हारे पास पावर सेट है और जो ऑपरेशन है कलेक्शन वो ऑफ इस टाइप ऑल है। सबसेट ऑफ ए, यही ऑल होगा ना सबसेट सर? ऑफ इज द पावर सेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो लैटिस तुम्हारे पास क्या बनेगी, P ऑफ A इन प्लेस ऑफ L, और ये तुम्हारे पास ऑपरेशन है। ठीक है, अब इसमें जो हम मीट लेके चलेंगे इंटरसेक्शन, और जॉइन लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, यूनियन। ऑर्डिनरी जो तुम्हारे पास होते हैं ना, यानी जो ये तुम्हारे पास साइन है ये तुम्हारे पास होगा लिस्ट अपर बाउंड का, और ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास ऑपरेशन होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। वो क्योंकि हम सेट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो नंबरिंग वाला लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, यस सर। अब देखो बच्चों, या तो इस एग्जांपल से भी आप देख सकते हो कि अगर तुमने P ऑफ में अगर तुमने A को 5 ले लिया, A में अगर तुमने सिंगलटन सेट ले लिया, सबसे पहले सिर्फ A है, तो इसका पावर सेट क्या होता है बच्चों, एक तो 5 हो गया, 5 ठीक है, और और सिंगलटन एक ए। सिंगलटन A खुद, तो इसका पावर सेट होगा। ओके, और इन दोनों में जो लिस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या होगा, सिंगलटन सेट, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो तुम्हारे पास क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, फिर उसने क्या ले लिया, ए सेट में 2 एलिमेंट ले लिए, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा उसका लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाना आता है बच्चों, कैसे बनाते हैं? यस सर। अगर देखो डायग्राम कहीं बना हो ना, तो तुम्हें अगर लिस्ट अपर बाउंड लिखना है, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड लिखना, तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे एरो, ऐसे जाएंगी, यस यस इस सर। तरह से, ए इस तरह से, और लोअर बाउंड लिखना हो तो एरो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, यस सर। जैसे ए है, ए का ए के साथ करेंगे तो ए आ जाएगा ना दोबारा, और ए का और बी का यस सर। अगर तुम क्या करोगे, यूनियन करोगे, और यूनियन को आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, लिस्ट अपर बाउंड। तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, ये तो था तुम्हारे पास सेट की फॉर्म में। सेट की फॉर्म में किसी को डाउट हो तो बता दो। नो सर। मान लो मैंने ये सेट ले लिया, मान लो ये डायग्राम बनाते हैं D20, और D20 क्या है बच्चों, D20 है तुम्हारे पास 20 के सारे डिवाइजर, और नंबर का जो लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो तुम ऐसे लेते हैं जो हम ऑर्डिनरी लेते हैं। डेफिनेशन लिखी भी है उसने एग्जांपल में, let n be a positive integer and let dn be the set of all positive divisor of n, then dn is a lattice under the relation देखो अब क्या है, relation of divisibility। ठीक है, यस सर। डिविजिबिलिटी का रिलेशन। तो अब देखो बच्चों, मान लो तुम्हें, ये तो आसानी है D8, तो मान लो तुम्हें D20 लिखना है, तो सबसे पहले D20 में 20 के सारे पॉजिटिव डिवाइजर लिख लो बच्चों, क्या क्या आएंगे, 1 2 4 5 10 20। ठीक है, 1 1 2 2 4 4 5 5 10 20। 10 अब देखो बच्चों, इसका 20। डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखो, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो छोटा जो है, सबसे स्मॉल एलिमेंट, उसको कोई दो भी ले सकते हैं, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 2, 2 ले लिया और 5 ले लिया। अब देखो बच्चों, तो सिंपल एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको डिवाइजर हम बता सकते हैं। बच्चों बताओ 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 सर। तो वो तुम्हारे पास ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, तो उसको यस हमने सर। 10 लिख दिया। और 2 और 5 का एचसीएफ 1, 1 तो होगा वो सर। तुम्हारे पास इसका मीट है, तो वो 1 नीचे आ गया। ठीक है, और अब देखो 2 का और 5 का तो 1 है, वो नीचे आ गया। अभी इसके लिए मैंने डायग्राम लिख दिया। अब बच्चों 4 का और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, और देखो ये एक ही लाइन में दोनों चीज आ गई, मीट नीचे और जॉइन ऊपर। ठीक है, तो ये लाइन एक ही आएगी, दो नहीं आएगी। ठीक है, अब 4 का और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 20। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, 10 को और 4 को ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पे 20, तो डायग्राम बन गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने 4 का और 5 का तो किया ही नहीं, है ना, 4 का और 5 का अगर तुम्हें मीट देखना हो तो बताओ बच्चों, बताओ 4 का और 5 का मीट कितना होगा, मीट मतलब इनका एचसीएफ कितना होगा, 20। एचसीएफ बच्चों, एचसीएफ 1 हो जाएगा सर। 1। 1, तो क्या 4 और 5 1 पे मीट कर रहे हैं, ये रहा देखो 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे ऐसे मीट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे। कोई बच्चा बोलेगा सर 4 का और 10 का, ये तो हमने कर लिया, 2 का और 10 का ये भी हमने कर लिया, है ना,
तो इसको ऐसे करेंगे बच्चों, तो डायग्राम बनाना आ गया लैटिस का। तो ये तुम्हारे पास होते हैं लैटिस, और ये तुम्हारे पास इसके क्या है, एग्जाम्पल। कर लोगे इनको? इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए, एक तो D20, D8 और नेक्स्ट है D30। D30 है, देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले 2 और 5 का, अभी मैं एक बार और बता रहा हूँ, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब इसका एचसीएफ लेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे। यानी एचसीएफ है वो ज्वाइन है, और जो एलसीएम है वो ज्वाइन है, और एचसीएफ है वो इनका मीट है। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम देखो, ठीक बनाया नहीं बना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये डायग्राम? नहीं, तो नीचे बनाना सर, क्या बोल रहे हो? सर मैं बोली थोड़ा नीचे बना लो सर, ऊपर हो जाता है दिखता है। नहीं, ये तो D20 का था, मैं इसका पूछ रहा हूँ, इसका इसका जो टिक किया हुआ है D30 का। D20 का तो हमने बना दिया, ये बनेगा ऐसे। D30 का कैसे बनाया हुआ है ये देखो, बन जाएगा। यस सर। और इसको बोलते हैं, इन डायग्राम को बोलते हैं हम हेसे डायग्राम। ठीक है, टू रिप्रेजेंट ए लेटिस। और अगर किसी का एग्जिस्ट ना करे, अगर तुम्हारे पास किसी का एचसीएफ है, एलसीएम है, या फिर मीट है, जो इन है, वो एग्जिस्ट ना करे, अगर एक भी ऐसा मिल गया जिसका एग्जिस्ट ना करे, तो उस डायग्राम या ऐसे डायग्राम को हम बोल देंगे कि वो एक लैटिस नहीं है। ठीक है, ओके। यस सर। एनी अदर डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है किसी भी टॉपिक में। और लैटिस का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम कल करेंगे इसके बाद का, और उसके बाद जो ये तुम्हारे पास यूनिट 2 है, ये तुम्हारे पास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम यूनिट 3 में जाएंगे। ठीक है, ग्राफ थ्योरी में। सर हमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकती हैं सर, जो आप लिंक करवा रहे हो आप? हाँ बच्चों, पोर्टल पे डालेंगे, प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको रिकॉर्ड क्लासेस जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके सर। हाँ जी।